औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत ही प्यारे दोस्त मलक गुलाम मुस्तफ़ा कुंदवाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के फॉर्मर मेंबर भी रहे हैं और पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रावलपिंडी बेंच भी रहे हैं। तो ये हमारे पास मौजूद हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको बड़े तवज्जो से गौर से सुनिएगा। ये सब्जेक्ट है, आम लोगों को शिकायत है कि हम पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर, हमारे साथ कोई जुर्म हुआ होता है या किसी शख्स के ख़िलाफ़ हमें शिकायत है या कोई उनके साथ ऐसी वारदात हो जाती है तो पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, पुलिस उनकी दादरसी नहीं करती, वो टाल मटोल से काम लेती है या उनका FIR दर्ज नहीं करती। तो इस बारे में कौन सा लॉ है, क्या लॉ है और क्या रेमेडी और क्या दादरसी कानून में उनको अवेलेबल है, इस पर हमारे मलक साहब जो हैं वो कमेंट भी करेंगे और आपको तफसील से बताएंगे कि साहिल के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो मलिक साहब, आपका तारफ़ तो मैंने करा दिया। थैंक यू सर। हमें आज ज़रा आप अपने तजर्बात की रोशनी में बताइएगा। सर, आपके पास माशाल्लाह रिच एक्सपीरियंस है। आप ये बताइएगा कि ये जो सेक्शन 22A और 22B जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ऐड किया गया है, आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन कराम को समझाइएगा ये क्या कानून है और इसमें क्या चीज़ साहिल को अवेलेबल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू जी। और अब कहते हैं माशाल्लाह अच्छा जो यूट्यूब चल रहा है और बहुत सारे लोग हमें भी बताते हैं और जिस तरह की माशाल्लाह उनको रहनुमाई होती है, ख़ासतौर नौजवान हमारे जो वकला हैं उनको और ख़ास लिटिगेंट जो वकीलों तक उस तरह रसाई हासिल नहीं कर सकते और आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो इससे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अभी आपका जो क्वेश्चन है कि अगर किसी को अगर रेमडी ना मिल रही हो, FIR ना हो रही हो, तो उसके क्या है। देखिए सर, बात यह है कि अंडर सेक्शन 154 CRPC पुलिस के पास अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई शख्स भी लेकर जाता है जी तो वो कानूनी तौर पर पाबंद है कि अगर उस कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो उसका FIR दर्ज करने का पाबंद है। लेकिन अगर वो FIR दर्ज नहीं करता तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, वो पुलिस ऑफिसर। यस सर जी, क्योंकि उसके तहत पुलिस आर्डर 2002 उनकी जो आर्टिकल 4 है उसके अंदर सारी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसके तहत ये पाबंद है कि हर वो चीज़ जो उसके पास आती है उसके पास कानून के मुताबिक उसको आगे उसको प्रोसीड करने का पाबंद है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता तो उस मुतलका शख्स के पास पहले तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो मुतलका उसको जो हायर है DSP है SSP है उसके पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। वो डायरेक्ट एक एप्लीकेशन जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने जो पुलिस इसके अंदर अमेंडमेंट करके इख्तियारात जो है वो सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज साहबान को दे दिए हैं जी, उसके तहत वो डायरेक्ट 22A और 22B की एक पटिशन जो है वो सेशन जज साहब के पास दायर कर सकते हैं। तो ये भी साथ बता दें हमारे नाजरीन कराम को कि ये सेक्शन 22A और B का एक प्रॉपर केस बना के दायर करना पड़ेगा, उसको लॉयर एंगेज करना पड़ेगा, क्या तरीका का? नहीं सर, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना कोई वकील करे, उसके लिए डायरेक्ट वो भी जाके सेशन जज साहब को एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब मैंने ये दरख्वास्त जो है मुतलका थाने में दी थी और मेरी इस कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और इसने FIR दर्ज नहीं की, तो सेशन जज के पास इख्तियार है कि उसको अपने पास भी रख सकता है या उसके नॉमिनेट जो आगे जस्टिस ऑफ पीस होते हैं उनको जो है वो भेज सकता है और उस पर वो आर्डर कर सकते हैं। अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचती है कि हाँ जी इसमें ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल बनता है तो मुतलका SHO को डायरेक्शन दे सकते हैं कि जी आप इस पर FIR दर्ज करें। अच्छा, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बता दें क्योंकि जो आम लिटिगेंट्स होते हैं उनके बड़े सवालात होते हैं। तो ये जो दरख्वास्त या कंप्लेंट जो पुलिस के पास जाती है और जो उसके बाद जो
22A का एक किस्म की पटिशन जो है या केस है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास आता है। अगर ये किसी लॉयर को एंगेज करके करे तो क्या ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकती, बजाय इसके कि वो ख़ुद लिखे, क्योंकि वो तो कानून को नहीं जानता, ज़ाब्ते को नहीं जानता, पीपीसी को नहीं जानता। तो क्या अगर वो किसी लॉयर को एंगेज करके करेगा बंदा जो भी जिसको शिकायत है, तो वो कोई ज़्यादा माकूल और बेहतर बात नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर वो थ्रू वकील करेगा तो ज़ाहिर है वकील कानून की जो चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से जानता है, वो बेहतर तरीके से उसका केस वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। अगर देखें उसमें आपका पहला सवाल ये था कि वो डायरेक्ट भी दे सकता है, तो उसका जवाब है यस जी। लेकिन दूसरा सवाल जो आपका है उसका भी यस है, क्योंकि वो थ्रू वकील करेगा तो उसका वकील बेहतर तरीके से कोर्ट को असिस्ट कर सकेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी यस होगी। यस अच्छा, बिल्कुल ये बात। अब मलिक साहब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसमें सवाल है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब कोई आदमी उसकी थाने में दादरसी नहीं होती, मिसाल के तौर पे पुलिस वालों ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया या टाल मटोल से काम लिया या उसमें ताख़ीर इतनी कर दी कि वो इमीडिएट नेचर का काम है, तो क्या वो आदमी जब अपनी पिटीशन दायर करेगा 22A 22B की जस्टिस ऑफ पीस के पास, तो ये ज़रा फरमा दें अपने तजर्बात की रोशनी में कि उसको अपनी पिटीशन के साथ कोई शहादत, कोई सबूत, कोई साथ लगाना पड़ेगा या अकेली पिटीशन काफ़ी है? नहीं सर, देखें बात यह है, अगर उसका ऑफेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का है या उसका केस जरबात का है, जो ऐसी कोई चीज़ का है, तो उसके साथ उसको अपने केस को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो वो चीज़ें साथ लगाना ज़रूरी है। सपोज अगर कोई इस तरह कोई चीटिंग का है या उसको ज़ख्मी किसी ने किया, उसके पास उसका मेडिकल रिपोर्ट है या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो उसके केस को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है, तो उससे लगाने से केस उसका और मज़ीद मजबूत हो जाएगा। कोर्ट के लिए भी ये बेहतर हो जाएगा कि उस नतीजे पहुंच सके कि हाँ ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं, और ताकि उसको वो आगे मज़ीद वो डायरेक्शन दे सके। सर, तो आपके जवाब से मैंने ये इन्फ्रेंस ड्रा किया है कि आपने जो फरमाया कि ये साथ अगर कोई रेलिवेंट कोई सबूत उसके पास मौजूद है, जैसे मेडिकल लीगल रिपोर्ट या मिसाल के तौर पे कोई उसका चेक डिसऑनर हुआ तो पुलिस ने दर्ज नहीं किया, तो वो सबूत साथ लगाएगा। तो मुझे ये आपके जवाब से ये इन्फ्रेंस ड्रा किया कि उसका केस ज़्यादा मौसर और मजबूत हो जाए। यस सर, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि जब कोई पुलिस को सेक्शन 54 और 55 का इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस के पास जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करे और शहादत मुतल्लका हासिल करे, यानी उस पुलिस वाले का काम है जिसको ये दरख्वास्त दी जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो शहादत हासिल करे, अगर कोई बरामदगी करनी है, रिकवरी करनी है तो वो करे, या मेडिकल कराना है तो वो करे, ये सारे काम करेगा। क्या सेशन जज पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आप ऐसा 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 भी करें? नहीं सर, देखिए अभी उस पर लेटेस्ट व्यू जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इवन देने के इससे पहले भी जो व्यू था कि हाई कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेयर कर सके। जी, जो जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार ये है कि सिर्फ उसने ये देखना है कि क्या उसका जो दरख्वास्त उसके सामने आई है उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता, प्रिमा फशाई होता है या नहीं होता। उसके बाद सारा इख्तियार जो है वो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का। जी, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ द पीस कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सर, नहीं कर सकते, ठीक होगी बात। अगला मेरा सवाल ये है कि 22A में बहुत सारी पिटीशंस दायर होती हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है, यानी ये देखा गया है कि जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो सेशन जज के पास 22A की बहुत सारी पिटीशन काज लिस्ट में लगी होती है, तो इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे अवाम में लोग ऐसे हैं जिनकी दादरसी पुलिस नहीं करती, जिनकी दरख्वास्त पर पुलिस एक्शन नहीं लेती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है मनमानी करती है। तो क्या पुलिस को कोई डर, खौफ या कोई ख़तरा ऐसा लिहाज नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ शिकायत चली जाएगी जस्टिस ऑफ पीस को कि मेरे पास साहिल आया और मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया या उसका काम नहीं किया? मेरे साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है और उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पुलिस या कोई इदारा भी जो उनको काम करना वो नहीं कर रहे। जी,
आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि डेली दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कि उसमें 22A और 22B की एप्लीकेशनों में बढ़ती जा रही है। उसमें यह है कि पहली बात यह है कोई ऐसा ऑफेंस जिससे कल उनसे पूछ हो सकती है, सपोज चोरी का है, डकैती का है, इस तरह कोई ऑफेंस है, तो उसके अंदर पुलिस इसलिए FIR दर्ज नहीं करती कि कल इनको एक दिन का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपके इलाके में ये चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, कोई ऐसा ऑफेंस हो गया तो आपके होते हुए ये क्यों हुई है। तो उसमें भी जो पुलिस है वो FIR दर्ज नहीं करती जी। इसी तरह और छोटे छोटे मामला जो कि ऑफेंस तो होते हैं, कांग्रेसेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें भी पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती। लेकिन एक और चीज़ जो आजकल ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि अक्सर अब ये होता है कि अगर कुछ मुकदमात में पुलिस खुद उस लिटिगेंट को भेजती है, आप एक कोर्ट से आर्डर लेके आ जाएं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हकीकत में वो उस तरह का ऑफेंस जो हो ज़्यादा हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होता, जहाँ पुलिस ने अपने वो जो उसके मामलात होते हैं उस शख्स के साथ उनके साथ तय करने के लिए या उनको एक कानून की वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए कई दफ़ा ये भी होता है पुलिस खुद कहती है जो एक आर्डर लेके आ जाओ हम आपकी FIR दर्ज कर देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादती है, जेन्युइन केस जाने चाहिए और जज साहबान को भी उन जेन्युइन केसों पे आर्डर करना चाहिए ताकि लोग जो हैं बेगुनाह लोग जो है वो आजकल की जो लिटिगेशन है जिस किस्म के जो अखराजात हैं उनसे बच सके। सर ठीक होगी बात। अगला मेरा सवाल ये है कि जब पुलिस वाले किसी ताकतवर आदमी ने जुर्म किया हो तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनको पता लग जाए ये किसी बड़े सियासी बंदे ने कोई जुर्म किया हो या शहर का कोई नामी गिरामी मशहूर आदमी, ताकतवर आदमी, पैसे वाला आदमी उसने जुर्म किया हो तो उसके खिलाफ FIR नहीं काटते। और क्या ऐसा करने पर पुलिस वाले मुतलका अफसर को कोई सज़ा या जुर्माना जस्टिस ऑफ पीस कर सकता है कि तुमने अपने फ़राइज़ से कोताही क्यों बरती, काम क्यों नहीं किया? साहब ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। नो डाउट कि आज हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारा सिस्टम जो ख़ास अदलिया का सिस्टम है जिससे मैं कम से कम उस तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ जिस तरह की अब होना चाहिए था। पिछले एक दिन भी इंटरव्यू में मैंने यही बात की थी, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर फिर भी सिस्टम एक चल रहा है जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है, तो अगर सपोज कोई ऐसी डायरेक्शन कोई जस्टिस ऑफ पीस किसी SHO को देता है किसी शख्स, चाहे वो गरीब है अमीर है, ख़ास अमीर के खिलाफ, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जुर्माने के इख्तियार तो नहीं है। अभी लेटेस्ट जजमेंट एक लाहौर हाई कोर्ट की है 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1779 सर, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। इसमें क्या उसके अंदर ये हुआ था कि जस्टिस ऑफ पीस ने एक डायरेक्शन दी SHO को, उसने फुलफिल नहीं की। उसके बाद उसने जस्टिस ऑफ पीस ने CPO को लिखा, फिर RPO को लिखा कि जी मेरी ये डायरेक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही जी। उसके बाद उन पुलिस वाले ने हाई कोर्ट के अंदर जो है एक रिट फाइल की जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उसने ठीक कहा, उसके पास इख्तियारात है कि वो डायरेक्शन दे। उसने पुलिस आर्डर 2002 के सेक्शन 155 के तहत उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें पुलिस वाले के खिलाफ, और उसके खिलाफ 155 पुलिस आर्डर 2002 155 के तहत अक्सर आपने देखा होगा 155C के तहत पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होती है और वो जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार होता है जिसकी 3 साल सज़ा है कि वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है। इसी तरह जस्टिस ऑफ पीस मज़ीद CPO को डायरेक्शन दे सकता है कि इसने मेरा ये आर्डर नहीं किया, हालांकि कानूनी तौर पे आर्टिकल 4 है पुलिस आर्डर 2002 का जिसके मुताबिक हर लॉफुल डायरेक्शन का वो पाबंद है उसको माने। अगर वो नहीं पाता तो फिर 166 PPC है जो कि एंटी करप्शन लॉज के तहत जो है शेड्यूल ऑफेंस में आता है, उसके खिलाफ भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे आपके जवाब से ये मतलब निकला कि ये पुलिस अगर कोताही करती है, पुलिस अगर साइल की दाद रसी नहीं करती तो वो मुतलका पुलिस ऑफिसर जो कोताही का जिम्मेदार होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी में कानून है। यस बिल्कुल कानून है। लेकिन ये भी देखा गया है कि आम तौर पर जस्टिस ऑफ पीस या जज साहिबान थोड़ा हिचकिचाते हैं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते। ये क्या किस हद तक बात दुरुस्त है? बिल्कुल सर नहीं होना चाहिए, होता है और मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जब उनके पास मैटर उनके सामने जाए कि इस किस्म को अगर कोई आर्डर उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस ने किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और उसके पास एप्लीकेशन भी गई है और फिर वो उस पर अमल दरामद नहीं करा सका, तो मेरे ख्याल ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
देखें ना, जब अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जस्टिस ऑफ पीस नहीं करेगा तो उनका जो एक झिझक होगी, जो खौफ होगा, जो डर होगा, वो जाता रहेगा। एक पर्दा है डर का, खौफ का, वो जाता रहेगा अगर उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक फरमा रहे सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर सेशन कोर्ट में जब कोई साइल जाता है यानी जस्टिस ऑफ पीस के पास, और पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एक तरह से ये जाके कहता है कि मैं पुलिस वालों के पास ये शिकायत लेकर गया तो उन्होंने मेरी दादरसी नहीं की, तो ये बाय इट्स नेचर ये जो 22A 22B की जो एक पिटीशन है जस्टिस ऑफ पीस के पास दायर होती है, बाय नेचर ये एक तरह की उस पुलिस मुतलका पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है कि जनाब मैं गया हूँ तो इसने मुझे सुना नहीं है। तो क्या समझते हैं इसका नेचर क्या है? देखिए सर, मैं वही दोबारा अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कानूनी तौर पे कोई ऐसा काम करने का पाबंद है, वो नहीं कर रहा, तो वो एक जुर्म कर रहा है। और जस्टिस ऑफ पीस के पास जब आता है तो सिर्फ जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो मैंने अब पढ़ा है जजमेंट्स की रोशनी में या ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उस टाइम उसके खिलाफ कार्रवाई उस सूरत होगा जब उसकी डायरेक्शन को वो डिसओबे करेगा जी। अगर वो डिसओबे करेगा फिर उसके पास इख्तियारात है कि वो उसके जो ऑफिसर है, इमीडिएट बॉस है, सीपीओ है या आरपीओ है या आईजी है, जो भी है, उसको वो लिख के दे सकते हैं ये मैंने डायरेक्शन की थी, इसने इसको फुलफिल, इसको डायरेक्शन को भी पूरा करें और साथ आप इसके खिलाफ सेक्शन 100 and 100 के तहत कार्रवाई करें, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत, और एज वेल एज 166 जो एंटी करप्शन लॉज के मुताबिक पीपीसी है और शेड्यूल ऑफेंस में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, दुरुस्त है। अच्छा, मलिक साहब, आपने रेगुलर प्रैक्टिसिंग लायर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी निगाह से बड़े केस गुज़रते हैं और आपका माशाल्लाह वसी तजर्बा है। मुझे ज़रा हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए ये फरमा दें कि ये तो हमने बातें की कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है या 22A और 22B के तहत वो FIR दर्ज करने का, जब पुलिस FIR दर्ज कर लेती है तो कई केसेस में ये देखा गया है कि मुखालिफ पार्टी ज़्यादा ताकतवर और बाअसर है और वो पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से, सही दयानतदारी से, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या वो रिश्वत ले लेता है, क्योंकि पुलिस में रिश्वत तो आम है, या वो रिश्वत ले लेता है या किसी दबाव का शिकार होकर वो दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। तो क्या ये जो सेक्शन 22A 22B है, इसमें जस्टिस ऑफ पीस को इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर से दूसरी जगह पे तब्दील करने का इख्तियार है? बिल्कुल सर, है इसमें। वो कैसे सर? उसमें आप अगर जाए ना सर, सेक्शन जो 22A6 है जी, उसके पास इख्तियारात है, 3 इख्तियारात हैं। एक तो इख्तियार उसके पास ये है कि आप उसमें को अगर FIR दर्ज नहीं हो रहा, और दूसरा जो उसके पास इख्तियार ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आती और वो जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे सकता है, तो 20A6 के तहत उसके पावर है कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर भी 18(6) के तहत भी उसके पास, उस शख्स के पास होता है कि सपोज़ अगर वो किसी मुतलका IO से नहीं है तो वो दरख्वास्त देगा DPO या CPO को मुतलका, उसको एप्लीकेशन देगा, वहाँ बोर्ड बैठेगा और बोर्ड में अगर ये बात साबित हो जाती है कि नीचे IO ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की, तो वो बोर्ड उस इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर सकता है। इसी तरह अगर बोर्ड की डिसीजन के खिलाफ अगर सपोज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके पास पावर है कि सेकंड बोर्ड जो मुतलका RPO होता है, रेंज होती है, उसमें वो एप्लीकेशन दे सकता है। इसी तरह फिर थर्ड बोर्ड होता है जो IG की सरपरस्ती में बनता है, उसके पास भी हो सकता है। लेकिन आपका सवाल ये था क्या जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है? यस, जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है सर। अच्छा, अब ये बात बताएं कि सेक्शन 22A और 22B जो है ये काफ़ी लंबे सेक्शन है, इसमें जस्टिस ऑफ पीस के पास ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है तब्दील करने का इख्तियार और साइल की दादरसी करने का इख्तियार मौजूद है। इसके अलावा और क्या कोई काबिल ज़िक्र इख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस के हैं? देखिए सर, इस कानून के तहत अगर सर 1, 2, 3, 6 में, तो उसके पास जस्टिस ऑफ पीस के बेशुमार इख्तियारात हैं।
जस्टिस ऑफ पीस के पास सेम वही इख्तियारात हैं जो एक SHO के पास इख्तियार होते हैं मुतल्लिका थाने के। माशाअल्लाह। सेम वही है। अच्छा। इसके अलावा बेशुमार अगर इजाज़त देंगे तो फिर मैं पढ़ के जनाब को बता दूँ, बेशुमार इख्तियारात है जिसमें उसके इख्तियारात किसी वो जा रहा है को उसके सामने ऑफेंस होता है, वो डायरेक्ट पुलिस को तलब कर सकता है, वहाँ पे उसको अरेस्ट करवा सकता है। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है जिससे आप इसके पास इख्तियारात है उसको उसके लिए पुलिस को ऐड कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता है, बेशुमार इख्तियारात जिससे आप इसके मतलब सेक्शन 22A आगे सब 1 2 3 4 5 उसके तहत बेशुमार इख्तियारात है। दुरुस्त है। तो मलिक साहब, हमारे पास चूँकि बड़ा लिमिटेड सा वीडियो का टाइम होता है, उस टाइम की कैद के अंदर ही हमने अपनी वीडियो और अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करना होता है। आपने माशाल्लाह बड़ी मुफीद बातें बताई हैं। और आखिरी बात ये बात बता दें कि जब ये पुलिस वाले FIR तो बाज़ दफ़ा दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद ये कोई ढीली डाली तरीके से साइल के साथ रवैया अख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा मेरे किसी अजीज़ की स्टोर पे चोरी हो गई, तो वो पुलिस के पास गया तो पुलिस वाले कहें कि चोर का नाम बताओ। वो कहने लगा कि भाई मैंने तो चोर को देखा नहीं है, रात को वो ताले तोड़ के तो मेरा लेकर गए हैं। पुलिस वाले मुझे कहते हैं तुम किसी का नाम बताओ। मैं नाम कैसे बता दूँ जब मैंने किसी को देखा नहीं है? मेरे तो दुकान पे किसी ने डकैती की है, तो मैं कैसे नाम बता सकता हूँ? मैं किसी का गलत नाम तो नहीं बता सकता, किसी बेगुनाह को मैं मुलविस तो नहीं कर सकता। तो इसमें मुख्तलिफ आजकल मॉडर्न डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि CCTV कैमरास हैं या कोई फुटेज भी हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो है वो चोरों का या डकैतों का खुरा तलाश किया जा सकता है। तो ये सारे काम पुलिस के करने के होते हैं। इस पर पुलिस जो है वो ढीला डाला रवैया अपनाती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सर देखें, बात ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि बेशुमार केसेस वो FIR दर्ज नहीं करती। इसमें मैंने ये कहा कि अक्सर चोरी, डकैती और इस किस्म के ऑफेंस हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस ऑफेंस की जो पूछ होती है वो SHO से होती है। उसके मुतल्लिका ऑफिसर जो CPO हैं या RP हैं वो कहते हैं कि आपके एरिया में ये चोरी हुई है। कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं होता कि हर FIR के अंदर बंदे को नॉमिनेट किया जाए। FIR सिर्फ ये होती है कि वो जो ऑफेंस हुआ है, कमिट हुआ है, क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद सारी होती है, उसके बाद उसके पास इख्तियार है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि हाँ जी मुझे अब पता चला है कि फ़लाँ शख्स मेरा मुजरम है। जिस तरह अभी आपने फरमाया उसने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, वो कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई भी ऑफेंस बंदा जाता है पुलिस के पास, वो कहता है मेरे घर में ये चोरी हो गई, ये डकैती हो गई, फिर वो FIR दर्ज करने के पाबंद हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले वो जनाब जाएं और नाम बताएं और फिर पुलिस का क्या काम है जी? अगर यही काम उसने करना है, सारा कुछ उसने करना है, तो पुलिस किसके लिए? पुलिस का काम ये है वो फिल 4 FIR दर्ज करे और FIR दर्ज करने के बाद वो दोबारा जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो CCTV कैमरे के जरिए करे या खुरे के जरिए करे या डॉग्स के जरिए करे या किसी के तहत भी करे, उसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि हमेशा इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ FIR दर्ज होने के बाद शुरू होती है। FIR कभी भी इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ परमिट ही नहीं है कि FIR दर्ज होने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो आपके जवाब से मैंने ये इन्फरेंस ड्रा किया है कि आपका मतलब ये है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी फिर बन जाती है सर, एज पर लॉ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसके बाद करनी है। वो मटेरियल जो उससे रिलेटेड, जुर्म से रिलेटेड है, वो कलेक्ट करे जहाँ जाना चाहता है। जो सबूत कलेक्ट करने हैं वो पुलिस ने करने हैं। बिल्कुल सर, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। सर, बहुत अच्छा जी, बड़ी मुफीद आपने बातें की और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मलिक गुलाम मुस्तफ़ा कुंदवाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन कराम, हमें उम्मीद है कि मलिक साहब के साथ जो हमारी गुफ्तगू, जो हमारी कानूनी डिस्कशन हुई है, उससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको सैर हासिल जो है वो मालूमात मिली होगी। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह